वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 साइंस का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 4.2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब मोशन को ग्राफिकल वे में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। वन यूजफुल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मोशन कैन बी अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब एक यूजफुल तरीका जिससे हम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंज विद टाइम। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमको विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। मतलब ग्राफ के अंदर आपको ये चीज़ दिखाई पड़ेगी किस तरह से जो पोजीशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। सच ग्राफ्स हेल्प इन comparing the motion of two objects, in calculating physical quantities or in identifying whether the motion is uniform or non-uniform। अब इस तरह के जो ग्राफ्स हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी हेल्प करते हैं दो ऑब्जेक्ट के मोशन को कंपेयर करने में। मतलब दो ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ, उसको हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब देख के दोनों का हम कंपेरिजन कर सकते हैं, किसकी पोजीशन कम चेंज हुई, किसकी पोजीशन ज़्यादा चेंज हुई, किसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, किसकी डिक्रीज हो रही है। यानी पोजीशन को कंपेयर करना हुआ, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, इनको हम जस्ट देख के कंपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस टाइम पे क्या पोजीशन थी हम बता सकते हैं, किस टाइम इंटरवल में या किस एग्जैक्ट टाइम पे क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस ग्राफ को देख के। यहाँ तक कि हम जस्ट ग्राफ को देख के ये भी बता सकते हैं कि ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। अगर मोशन की आपको वैल्यूज मान लो टेबल के फॉर्म में दे दी, तब तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक एक टाइम इंटरवल को देखना पड़ेगा कि हाँ क्या इक्वल टाइम इंटरवल में क्या इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वहाँ थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, सोचना पड़ सकता है। लेकिन अगर ग्राफ को कैसे रीड करते हैं ये आपने जान लिया तो जस्ट एक नज़र में देख के बता सकते हो कि ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। As you have learned in mathematics, graphs come in various forms, each suited to different types of data representation। अब जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा, ग्राफ्स अलग अलग फॉर्म्स के होते हैं। मतलब बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया। लाइन ग्राफ में क्या होता है, हम जो वैल्यूज है उसको पॉइंट के थ्रू मार्क कर देते हैं, फिर लाइन का यूज करके कनेक्ट कर देते हैं। हिस्टोग्राम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कई तरीके के ग्राफ होते हैं, किस तरह का डाटा हमको रिप्रेजेंट करना है उसी हिसाब से जो सूटेबल होता है जिस तरह का ग्राफ वो हम यूज करते हैं। To describe motion, we will use graphs to show dependence of one physical quantity such as position, velocity or acceleration on another quantity such as time। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम ऐसा ग्राफ यूज करेंगे जहां पर हम डिपेंडेंसी को शो कर सकें एक फिजिकल क्वांटिटी की, जैसा कि पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर जैसा कि टाइम। यानी जो पोजीशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो किस तरह से टाइम पे डिपेंड है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं यानी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, वो टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है। क्योंकि देखो कोई भी चेंज तब हो पाता है जब टाइम चेंज होता है। अगर टाइम चेंज ना हो, टाइम रुक जाए, तो कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, अगर टाइम रुक जाए तो सारी चीज़ें एकदम स्टॉप हो जाएगी। कोई हवा मोड़ रहा है तो वो वैसे ही रुक जाएगा, सारी चीज़ें एकदम पॉज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइम रुक गया। तो कोई भी जो चेंज होता है वो टाइम के साथ साथ ही होता है। अब मान लो जैसे आप कहीं चल के जा रहे हो तो आपकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो पोजीशन जब चेंज हो रही है तो साथ में टाइम भी तो बीत रहा है। अगर टाइम को हम रोक दें तो आप हिल ही ना पाओ, कोई चीज़ मूव ही नहीं कर सके, मतलब पोजीशन चेंज ही ना हो पाएगी। तो ये जो मोशन ग्राफ है यहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि एक तरीके की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसे कि पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वो दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि यहाँ पर हम टाइम लेंगे उसके साथ कैसे चेंज हो रही है। लेट अस लर्न टू प्लॉट एंड इंटरप्रेट लाइन ग्राफ्स फॉर मोशन। तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर किस तरीके के ग्राफ हम बनाएंगे, लाइन ग्राफ्स। यानी वैल्यूज़ को पॉइंट के थ्रू पहले मार्क कर देंगे, फिर उन पॉइंट को कनेक्ट करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर कैसे लाइन ग्राफ को प्लॉट करते हैं और अगर ग्राफ बना हुआ है तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे समझेंगे, उसमें से कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे, ये सारी चीज़ हम सीखेंगे। नोट, all the graphs that we will discuss in this chapter are for motion in a straight line in one direction only। अब इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ हम डिस्कस करेंगे वो सारे ऐसे मोशन के होंगे जो कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा होगा, एक ही डायरेक्शन में। अब ये चीज़ आप पढ़ ही चुके हो कि स्ट्रेट लाइन मोशन में भी हमारे पास दो डायरेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है मान लो, वो इधर गई इस डायरेक्शन में और फिर ऐसे वापस आ गई, तो ये मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। लेकिन यहाँ पर दो डायरेक्शन है, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला। इसी तरह से एक बॉल है जिसको आपने थ्रो किया तो ऊपर की तरफ गई और नीचे आ गई, तो ये मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन बनना है।
लेकिन यहाँ भी दो डायरेक्शन है, एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में दो डायरेक्शन हमारे पास होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो भी ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होगा जो कि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसा आपको कुछ दे दिया जाएगा, जैसे मान लो कोई कार है, वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो बस इसी डायरेक्शन में जा रही है। आपको ऐसे क्वेश्चन न दिए जाएंगे कि एक कार है वो इधर गई और उसके बाद वापस आ गई, अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करो, तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। सिर्फ ऐसा मोशन जो एक ही डायरेक्शन में हो रहा होगा स्ट्रेट लाइन में, ऐसी ही सिचुएशन के लिए हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। इन दिस स्पेशल केस डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। और ये चीज़ आप पढ़ ही चुके हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में, कि अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू इक्वल होती है। क्यों होती है, सारा रीज़न मैंने आपको बताया था। एंड स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आर ऑल्सो इक्वल। इसीलिए जो स्पीड है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये भी इक्वल होगा, क्योंकि देखो स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एक तो डायरेक्शन का तो है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर करें तो स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू इक्वल होगी। इफ पोजीशन इज 0 एट टाइम 0 देन द पोजीशन टाइम ग्राफ इज सेम एज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज सेम एज द स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखो वैसे तो पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये डिफरेंट होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब टाइम के साथ साथ पोजीशन कैसे चेंज हो रही है उसको हम ग्राफ से शो कर रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम ये शो करते हैं कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रही है। तो वैसे तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन अगर टाइम 0 पे पोजीशन 0 हो जाती है तो उस केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो सेम हो जाता है। इसी तरह से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम ग्राफ वो भी सेम हो जाएगा। चलिए इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो आगे अभी हम देखेंगे, बट मैथ्स में आपने फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह के बारे में, तो उसी का हम यूज़ करके यहाँ पर एक बेसिक सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई वो आप समझ सको। पहले कुछ वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लो हमको एक टेबल ऐसे दे दिया गया, ऊपर वाली रो में हमको टाइम की वैल्यू दी है और नीचे पोजीशन की वैल्यू दी है। तो टाइम जब 0 था मतलब 0 सेकेंड तो उस समय पोजीशन थी 5 मीटर। जब टाइम हो गया 1 सेकेंड तो पोजीशन हो गई 10 मीटर। टाइम 2 सेकेंड तो पोजीशन हो गई 15 मीटर। टाइम हुआ 3 सेकेंड तो पोजीशन हो गई 20 मीटर। अब मान लो ये टेबल आपको दिया, मतलब कुछ वैल्यूज़ दी है कि अलग अलग टाइम पे कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किस किस पोजीशन पे था। अब आपसे कह दिया जाए इसका आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे? तो ये चीज़ आपने मैथ्स में पढ़ी होगी कि ये एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस होती है। अब यहाँ पर हमारे पास टाइम की वैल्यू है, पोजीशन की वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं आमतौर से टाइम की वैल्यू को एक्स एक्सेस पे ले लेते हैं और वाई एक्सेस पे हमारे पोजीशन की वैल्यू होती है। ये ओरिजिन है तो यहाँ पर टाइम है 0, पोजीशन भी 0 है। ये 1 सेकेंड 2 3 4 सेकेंड इस तरह से वैल्यूज़ है। पोजीशन की बात कर लें तो ये 5 मीटर वाली पोजीशन है, 10 15 20 मीटर। अब जैसे आपने मैथ्स में ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट किए होंगे उसी तरह से आपको करना है। वैसे समझ लो टी की वैल्यू किस पे, एक्स एक्सिस पे है तो ये एक्स की वैल्यू है और पोजीशन की वैल्यू जो वाई एक्सिस पे है तो ये वाई है। तो पहला केस देखो, एक्स आपको 0 दिया है, वाई 5 दिया है, तो 0,5 यानी टाइम 0 है, टाइम वाले एक्सिस पे 0 और पोजीशन क्या है 5, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा आएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है 1,10 यानी टाइम है 1 सेकेंड और पोजीशन हो गई 10, तो 1 और 10 कहाँ मिल रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। फिर जब टाइम हुआ 2 सेकेंड तो पोजीशन हो गई 15 मीटर, तो 2 सेकेंड वाली लाइन ये, 15 मीटर वाली लाइन ये, जहाँ कट कर रही वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। ये हमने पॉइंट लगा दिया। फिर 3 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर वाली पोजीशन में पहुँच गया, तो 3 सेकेंड वाली लाइन ये, 20 मीटर वाली लाइन ये, जहाँ दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वही हमारा पॉइंट होता है, तो ये हमने पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ पर पोजीशन और टाइम की वैल्यू को मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया और कनेक्ट कर दिया और हमारा ग्राफ बन गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन्हीं वैल्यूज़ के साथ आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करो तो वो कैसे बनेगा? अब यहाँ पर टेबल में जो हमको इन्फॉर्मेशन दी है वो टाइम और पोजीशन की दी है। ग्राफ किसका बनाना है? पोजीशन टाइम का नहीं, वो तो हमने बना लिया। डिस्टेंस टाइम का
तो किस टाइम पे कितनी डिस्टेंस कवर की गई, इसके हिसाब से हम पॉइंट मार्क करेंगे। तो आप ये बताओ, जब टाइम 0 सेकंड हो रहा था तो उस समय डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई थी। टाइम 0 सेकंड होने का मतलब क्या है, अभी टाइम हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी जर्नी स्टार्ट हुई नहीं, मोशन स्टार्ट हुआ नहीं, टाइम अभी 0 है। तो अभी टाइम ही कुछ नहीं बीता तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई कार रेस हो रही है, तो उस रेस में टाइम का मेजरमेंट हम कब स्टार्ट करते हैं, जब रेस स्टार्ट होती है तब स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं और टाइम चलने लगता है। तो टाइम 0 है, इसका मतलब क्या, अभी रेस स्टार्ट हुई नहीं है, गाड़ी अभी रुकी हुई है। तो जब गाड़ी अभी मूव करी ही नहीं, टाइम अभी 0 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। भैया अभी तो कार चली ही नहीं, तो डिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी कि नहीं। अब आप कहोगे पोजीशन कैसे 5 मीटर हो गई फिर। तो पोजीशन की जो वैल्यू है वो हमको ये बताती है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से कितना दूर है। यही रेस वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये स्टार्टिंग लाइन है, इसको हमने ओरिजिन माना है, ये 0 मीटर की वैल्यू है, ये 5 मीटर वाली पोजीशन है, ये 10 मीटर वाली पोजीशन है, इस तरह से कुछ है। अब एक कार है जो कि यहाँ पर है, ऐसे मान लो कार ए वो 0 मीटर वाली लाइन पे है और एक कार यहाँ पर है, अभी इसका नाम रख देते हैं बी। अभी रेस स्टार्ट हुई नहीं है, यानी टाइम 0 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ए और बी की पोजीशन क्या है। तो आप कहोगे ए तो बिल्कुल ओरिजिन पे है, मतलब 0 मीटर वाली लाइन पे है, तो ए की पोजीशन हो जाएगी 0 मीटर। बी की पोजीशन क्या है, बी 0 मीटर वाली लाइन से 5 मीटर दूर है। पोजीशन की वैल्यू क्या बताती है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से कितना दूर है। तो बी की जो पोजीशन है वो 5 मीटर है, तो दोनों की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। ए एकदम ओरिजिन पे है तो उसकी पोजीशन 0 मीटर है, बी ओरिजिन से 5 मीटर दूर है तो बी की पोजीशन क्या है, 5 मीटर। अभी रेस स्टार्ट नहीं हुई, दोनों कार वैसे ही खड़ी है। मैं आपसे पूछूं, बताओ दोनों कार ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। तो आप कहोगे अभी तो रेस स्टार्ट ही नहीं हुई, डिस्टेंस की वैल्यू तो दोनों के लिए 0 होगी। तो वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो टेबल में हमको इन्फॉर्मेशन दिया है कि टाइम 0 पे पोजीशन की वैल्यू है 5 मीटर, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से 5 मीटर दूर है, लेकिन अभी टाइम 0 है, यानी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मतलब जो टाइम 0 था तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 होगी। तो 0,0 यानी हमारा ये पॉइंट आएगा। फिर जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो आप देखो स्टार्टिंग में 0 सेकेंड पे जो पोजीशन थी वो 5 मीटर थी, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो पोजीशन हो गई 10 मीटर, यानी 5 से 10 का मोशन हुआ, 5 मीटर का मोशन हुआ कि नहीं। यानी वो जो ऑब्जेक्ट है उसने 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। पहले वो ओरिजिन से 5 मीटर दूर था, अब 10 मीटर दूर है, मतलब वो 5 मीटर और चल गया। तो 1 सेकेंड पे उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, 5 मीटर। तो 1 सेकेंड 5 मीटर, जहाँ क्रॉस करेंगे वहीं हमारा पॉइंट आएगा, ये आ गया। इसी तरह से जब टाइम हुआ 2 सेकेंड तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, 15, लेकिन हमको डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए क्योंकि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो आप ये देखोगे कि जब टाइम 0 था तो 5 मीटर वाली पोजीशन पे था, जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो 15 मीटर वाली पोजीशन पे हो गया, मतलब उसने 5 से 15 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 2 सेकेंड पे 10, यानी ये पॉइंट आपको मिलेगा। इसी तरह से जब टाइम हुआ 3 सेकेंड तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी 20 मीटर, 5 मीटर से उसने चलना स्टार्ट किया, 20 मीटर वाली पोजीशन में पहुंच गया, मतलब 15 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली। तो 3 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 15 मीटर। तो 3 सेकेंड 15 मीटर, ये पॉइंट हमको मिलेगा। अब इसको आप ज्वाइन कर दो तो ये आ गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये दोनों डिफरेंट है। पोजीशन टाइम ग्राफ ये यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है 5 मीटर वाली पोजीशन से, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये 0 वाली पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों ग्राफ डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जब टाइम 0 है तो पोजीशन हमने 0 नहीं ली बल्कि 5 मीटर, मतलब 0 के अलावा कोई वैल्यू ली, इसीलिए पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा डिफरेंट आ रहा है। वहीं अगर हम ऐसा करते जैसा कि हमको कहा है कि अगर पोजीशन 0 है टाइम 0 पे, मतलब टाइम 0 है तो पोजीशन भी 0 है, तब ऐसा होगा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो सेम होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब यहीं पर अगर हमारी पोजीशन भी 0 मीटर होती और इस तरह से चलता 0, 5, 10, 15, तो पोजीशन टाइम ग्राफ आप देख सकते हो जब टाइम 0 है तो पोजीशन कितनी है, पोजीशन भी 0 है। या टाइम हुआ 1 सेकेंड तो पोजीशन हो गई 5, 2 सेकेंड पे 10, 3 सेकेंड पे 15। तो उस केस में हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे बनता। तो देख सकते हो ये जो ग्राफ है और ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो सेम आ रहा है कि नहीं, तो ये बात है। तो अगर टाइम 0 पे हमारी पोजीशन भी 0 है तो उस केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये सेम बनेगा। मतलब आपसे कह दिया जाए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ या आपसे कह दिया जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, बात वही है। इसी तरह से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो भी सेम होगा स्पीड टाइम ग्राफ के, क्योंकि पोजीशन का चेंज होना ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है।
और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस अगर वो इक्वल आ गया तो वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का। तो उस केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ, वो भी सेम बनेगा। अब देखो इतना डिटेल मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अगर आगे आप साइंस लेके पढ़ना चाहते हो, जैसे अगर आगे चल के आपको जेईई या नीट में अपीयर होना है, तो उसकी प्रिपरेशन अभी से ही आपको स्टार्ट करनी होगी, यानी अभी आपको बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके लिए एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें लिखी है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन को ध्यान से अच्छे से समझ के पढ़ना होगा। 4.2.1 प्लॉटिंग ग्राफ। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। टू प्लॉट अ ग्राफ, लेट अस यूज द डाटा गिवन इन टेबल 4.3 फॉर अ व्हीकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो टेबल 4.3 में आपको डाटा दिया हुआ है, एक व्हीकल है जो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, उसका पोजीशंस ऑफ व्हीकल एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। तो इस डाटा में अलग अलग टाइम पे उस व्हीकल की, उस गाड़ी की जो पोजीशन है वो आपको दिया हुआ है। जैसे जब टाइम 0 सेकेंड था तो पोजीशन थी 0 मीटर, 1 सेकेंड हुआ तो पोजीशन हो गई 20 मीटर। इस तरह से वैल्यूज दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जब टाइम 0 है तो पोजीशन भी 0 है। तो इस डाटा का यूज़ करके चाहे हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दोनों हमको सेम मिलेगा। एक्टिविटी 4.3 लेट अस प्लॉट अ ग्राफ। इसमें फर्स्ट स्टेप है टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर की शीट ले लो। दिस पेपर इज प्री डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्क्वायर। अब ये जो पेपर है वो पहले से ही छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइडेड होता है, जैसा कि आप फिगर 4.11 ए में देख सकते हो। ये यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ है, उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं, मेकिंग इट ईजियर टू प्लॉट डाटा एक्यूरेटली। तो ये जो ग्राफ शीट है उससे हम एक्यूरेटली डाटा को प्लॉट कर सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप है ऑन द ग्राफ पेपर ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन फिगर 4.11 ए। अब ग्राफ पेपर पे आपको 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे आप देख सकते हो एक लाइन आपने ये ड्रॉ कर ली और एक दूसरी लाइन ये ड्रॉ कर ली। दियर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल वाली वाई एक्सिस, तो वही आपको जस्ट ड्रॉ कर लेना है। जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, या हम कह सकते हैं जहाँ मिल रही हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इसको ओ से डिनोट करते हैं। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज ओ एक्स। अब जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उसको आपको ओ एक्स मार्क कर देना है। तो यहाँ पर ओ ऑलरेडी मार्क है, मतलब ये जो पॉइंट है वो ओ है, और इधर साइड ऐसे आपको कैपिटल एक्स लिख देना है। तो ये ओ एक्स वाली लाइन हो गई। इट इज़ नोन एज द एक्स एक्सिस। इसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। तो यहाँ जो छोटा सा एक्स बना हुआ है ये बेसिकली एक्स एक्सिस को शो कर रहा है। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन एज ओ वाई। इसी तरह से जो वर्टिकल वाली लाइन है, यानी ये वाली जो लाइन है, इसको आपको ओ वाई मार्क कर देना है। नीचे ओ ऑलरेडी मार्क्ड है, ऊपर आप ऐसे कैपिटल वाई लिख देना। तो ये जो वर्टिकल लाइन है वो ओ वाई हो गई। इट इज़ कॉल्ड द वाई एक्सिस। इसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। तो यहाँ स्मॉल लेटर से जो वाई लिखा है ये शो कर रहा है कि ये वाई एक्सिस है। देखो जो लाइन है उसका नाम है ओ वाई। जैसे लाइन का नाम हम कैसे देते हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ ए मार्क कर दिया, एक बी। अब ऐसे अगर कोई लाइन जा रही है तो इस लाइन का नाम हम कैसे रखेंगे, जिन 2 पॉइंट से ही पास होके जा रही उस पर इसका नाम रख सकते हैं, ए बी या बी ऐसे रख सकते हो। तो नीचे वाला पॉइंट ओ है, ऊपर कहीं कोई पॉइंट अगर हम वाई मान ले तो ये ओ वाई वाली लाइन हो गई। तो लाइन का नाम ओ वाई है जिसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। इसी तरह से ओ एक्स लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। फिर थर्ड स्टेप है रेफर टू टेबल 4.3। वी नीड टू डिसाइड विच क्वांटिटी, टाइम और पोजीशन टू बी शोन अलोंग ईच एक्सिस। अब देखो हमारे पास 2 क्वांटिटी है ना, एक टाइम दूसरा पोजीशन, और 2 एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब हमको ये डिसाइड करना है किस एक्सिस पे किस क्वांटिटी को हम शो करेंगे। फॉर द डाटा वी हैव इन टेबल 4.3 वी विल शो टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पोजीशन अलोंग द वाई एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, टाइम को एक्स एक्सिस पे शो कर देते हैं और पोजीशन को वाई एक्सिस पे। मतलब आमतौर से हम ऐसा ही करते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम होता है, फिर अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो वाई एक्सिस पे पोजीशन आ जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। टाइम अपना वही एक्स एक्सिस पे है। जनरली हम ऐसे ही करते हैं, तो वैसे ही हमने यहाँ भी कर लिया। फोर्थ स्टेप है डिटरमाइन अ सूटेबल स्केल फॉर ईच क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफ पेपर। अब आपको एक सूटेबल स्केल डिटरमाइन करना होगा, मतलब एक स्केल चूज करनी होगी ताकि जो क्वांटिटीज़ हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकें। मतलब जैसे ग्राफ में छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं, तो कितने जो छोटे स्क्वायर्स हैं वो 1 सेकेंड को शो करेंगे। इसी तरह पोजीशन की बात कर लें तो कितने जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं वो कितने मीटर को शो करेंगे। ये आपको स्केल चूज करना होगा, तभी आप टाइम और पोजीशन को उनकी एक्सेस पे मार्क कर पाओगे। वी नीड टू चूज स्केल्स दैट अलाउ अस टू रिप्रेजेंट द डाटा एफिशिएंटली एंड कन्वीनियंटली वाइल यूटिलाइजिंग द अवेलेबल स्पेस। अब स्केल जो हमको चूज करनी है ना, वो ऐसे कुछ भी अपने मन से चूज नहीं कर लेना है, बल्कि ये देखना है कि स्केल हम ऐसी चूज करें
जो गिवन डाटा को एफिशिएंटली मतलब अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, कन्वीनियंटली, मतलब ऐसा ना हो कि आपका ग्राफ बहुत छोटा बन जाए, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, या इतना बड़ा हो गया कि पूरा आ ही नहीं पा रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रही है। तो जो स्पेस आपको दी है, मतलब जो पूरी ग्राफ शीट है, उसका अच्छा इस्तेमाल करते हुए इस तरह से ग्राफ बनाना है कि उसका जो साइज़ है और जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी तरह से हो। अब जैसे मान लो आपने ग्राफ बनाया, बहुत छोटा सा बन गया ये, अब कुछ समझ में नहीं आ रही वैल्यू यहाँ पर, या बहुत बड़ा बन गया, ग्राफ बाहर निकल रहा है, आधी वैल्यू तो पेपर से बाहर हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि वैल्यूज़ कैसी दी है, उसी हिसाब से आपको स्केल चूज़ करनी है कि सारी वैल्यूज़ ग्राफ शीट पे आ जाएं। इसी के साथ साथ बहुत छोटा भी ग्राफ ना बने। द स्केल्स कैन बी, अब यहाँ पर एक स्केल चूज़ की गई है, ज़रूरी नहीं कि आप भी यही चूज़ करो, आपकी मर्ज़ी, कोई और स्केल चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर एक्स एक्सिस की बात कर लें तो यहाँ जो 5 डिवीजन्स हैं उसको हमने मान लिया है कि वो 1 सेकेंड होगा, मतलब 1 सेकेंड को हम 5 डिवीजन से शो करेंगे। इसी तरह से जो वाई एक्सिस है वहाँ पर जो 5 डिवीजन्स हैं, मतलब छोटे छोटे जो 5 स्क्वायर्स हैं, वो शो करेंगे 20 मीटर को। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो ग्राफ शीट है इसको आप ध्यान से देखो, ये इससे ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हैं जिसको हम डिवीजन्स कह रहे हैं। मतलब अगर ऐसे लाइन देखो तो ये जो लाइंस हैं ये डिवीजन है, यहाँ से यहाँ तक के जो गैप है वो 1 डिवीजन है। इसी तरह ये 2, 3, 4 इस तरह से आपको काउंट करना है। तो हमने स्केल क्या मानी है कि एक्स एक्सेस पे जो 5 डिवीजन है वो 1 सेकेंड को शो करेंगे। तो काउंट करो डिवीजन, यहाँ से बिल्कुल काउंट करेंगे जीरो वाली लाइन से, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड। इसी तरह से फिर 1 2 3 4 5, तो ये जो लाइन है ये 2 सेकेंड को शो करेगी। इसी तरह से 5 5 काउंट करते करते आपको टाइम मार्क कर लेना है, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है। अब इसी तरह से पोजीशन की स्केल हमने क्या मानी है कि जो 5 डिवीजन्स हैं वो इक्वल है 20 मीटर के। मतलब ये जो लाइन है बिल्कुल वो जीरो वाली लाइन है, मतलब ये 0 मीटर है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये जो लाइन है वो किसकी है, 20 मीटर की है। मतलब ये जो 5 डिवीजन है इसकी वैल्यू 20 मीटर की है। 0 से 20 कितना हुआ, 20 मीटर हुआ कि नहीं। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक 5 डिवीजन, तो ये वाली जो लाइन होगी 20 + 20 ये 40 मीटर हो जाएगा, ये 40 + 20 60 हो जाएगा, 80 मीटर। इस तरह से आपको मार्क करना है। तो यहाँ स्केल हमने 5 डिवीजन इक्वल 1 सेकेंड और पोजीशन की बात कर लें इक्वल 20 मीटर, ये मानना है। अब अगर आप ये कहते हो कि हम 5 डिवीजन इक्वल 1 सेकेंड नहीं मानेंगे बल्कि 10 डिवीजन इक्वल 1 सेकेंड, तो वैसे भी मान सकते हो। तो इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर 10 डिवीजन 1 सेकेंड मान रहे हो तो उस केस में 1 सेकेंड यहाँ पर आएगा। इसी तरह से फिर 10 काउंट करो तो 2 सेकेंड यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा। तो इस केस में आप देख सकते हो जो एक्स एक्सिस है वो और बड़ी बनेगी। तो आपको ये देखना होगा कि आपके ग्राफ शीट में कितनी स्पेस है। जो स्केल आप मान रहे हो उसका यूज़ करके सारी जो वैल्यूज़ है उसको क्या आप मार्क कर पाओगे। इसी तरह से जो पोजीशन है, अगर आप मान रहे हो कि 10 यूनिट इक्वल 20 मीटर, तो ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर आएगा आपका 20 मीटर, क्योंकि 10 डिवीजन इक्वल आप मान रहे हो 20 मीटर के। तो 10 डिवीजन पे आपको 20 मीटर मार्क करते जाना है, यानी 20 फिर 40 फिर 60 80 इस तरह से। तो उस केस में जो वाई एक्सेस है वो और बड़ी बनेगी। आप स्केल और छोटी भी मान सकते हो। जैसे अगर आपने ये मान लिया कि 1 डिवीजन इक्वल होगा 1 मीटर के, तो उस केस में देखो क्या होगा, ये बिल्कुल नीचे वाली लाइन 0 मीटर की है, फिर ये जो पहली लाइन है वो 1 मीटर की हो जाएगी, क्योंकि 1 डिवीजन इक्वल 1 मीटर मान रहे हैं। ये 2 हो जाएगा, यानी 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, और ये जो लाइन है वो 5 मीटर की होगी। उस केस में देख सकते हो वाई एक्सेस काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 5 मीटर, यहाँ पर 10 मीटर, 20 मीटर। तो आपको एक सूटेबल स्केल मान लेनी है। अब 5th स्टेप है यूज़ द चूजन स्केल टू मार्क वैल्यूज़ फॉर टाइम। जो स्केल आपने चूज़ की है उसका यूज़ करके टाइम की वैल्यूज़ आप मार्क करो। जैसा कि मैंने आपको मार्क करके दिखाया कि 5 डिवीजन अगर 1 सेकेंड है तो 5 डिवीजन पे आप एक एक सेकेंड की वैल्यू मार्क करते जाओ, 1 सेकेंड 2 3 इस तरह से अलोंग द एक्स एक्सेस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से आपको मार्क करना स्टार्ट करना है, मतलब ओरिजिन होगा 0 सेकेंड, फिर उसके 5 डिवीजन के बाद 1 सेकेंड, फिर 5 डिवीजन के बाद 2 सेकेंड, इस तरह से एक्स एक्सेस पे मार्क करना है। सिमिलरली मार्क वैल्यूज़ फॉर पोजीशन, इस तरह से पोजीशन की वैल्यूज़ आपको मार्क कर देनी है। ओरिजिन पे 0 मीटर होगा, फिर 5 डिवीजन के बाद 20 मीटर, फिर 5 डिवीजन के बाद 40 मीटर, इस तरह से अलोंग द वाई एक्सेस, जैसा कि आपको फिगर 4.11 बी में दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 एक्स एक्सिस के अलोंग
टाइम को सेकेंड्स में प्लॉट कर दिया और वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो पोजीशन है 20, 40, 60, 80, 100, 120 इसको मार्क कर दिया। अब सिक्स्थ स्टेप है बिगिन प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ टाइम एंड पोजीशन वैल्यूज फ्रॉम टेबल 4.3। अब आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, लेकिन इन पॉइंट की वैल्यूज हमको कैसे मिलेगी? तो उसके लिए आपको एक सेट उठाना है टाइम और पोजीशन वैल्यू का, मतलब इस टाइम पे क्या पोजीशन है, तो टाइम और पोजीशन ये दो वैल्यू आपको मिल गई। जैसे मैथ्स में आपने सीखा होगा किसी पॉइंट को आपको प्लॉट करना है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको चाहिए होगी। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम है, मतलब टाइम की जो वैल्यूज़ है वो बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, और वाई एक्सिस पे पोजीशन है, मतलब पोजीशन की जो वैल्यूज़ है वो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एक टाइम और एक पोजीशन का जब सेट आप लोगे तो उसके अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो पॉइंट को आसानी से प्लॉट किया जा सकता है। तो यहाँ पर टेबल में आप देखो, अच्छा कौन सा सेट लेना है, ऐसा नहीं कि कोई सा भी उठा लो कि टाइम ले लेते हैं 0 सेकेंड और पोजीशन ले लेते हैं 60 मीटर, नहीं, जिस टाइम पे जो पोजीशन है वही वाला सेट लेना है। 0 सेकेंड वाले टाइम पे पोजीशन है 0 मीटर, तो ये सेट हम उठाएंगे। तो 0 सेकेंड एक्स की वैल्यू हो गई क्योंकि ये टाइम है, और पोजीशन क्योंकि वाई एक्सेस पे है तो 0 मीटर यानी ये वाई की वैल्यू हो गई। चलिए प्लॉट करते हैं इसको। अब यहाँ पर टेबल में देख सकते हो पहली जो वैल्यू है वो है टाइम 0 सेकेंड और पोजीशन 0 मीटर, यानी जब टाइम 0 सेकेंड हो रहा था तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 0 मीटर थी। तो ये हमारा पहला सेट हो गया। इन दो वैल्यूज से हम एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0, क्योंकि टाइम भी 0 है, पोजीशन भी 0 है। तो चलो ग्राफ पे 0,0 प्लॉट कर लेते हैं। आप जानते हो 0,0 तो ओरिजिन होता है, मतलब टाइम भी 0 है, पोजीशन भी 0 है, तो वो पॉइंट होगा यहाँ पर। अब सेकंड सेट देखो 1 सेकेंड 20 मीटर, यानी जब टाइम हो रहा था 1 सेकेंड तो पोजीशन थी 20 मीटर, तो ये एक पॉइंट हमको मिलेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,20। तो टाइम है 1 सेकेंड, पोजीशन है 20 मीटर, तो 1 सेकेंड वाला टाइम ये है, आपको एक्स एक्सिस मिलेगा, और 20 मीटर वाली पोजीशन ये है। अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिए हैं तो पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं ये सारा मैथ्स में आपने सीखा है, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको जस्ट क्या करना है, टाइम 1 सेकेंड है ना, तो 1 सेकेंड वाले टाइम से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, या ऐसा भी कह सकते हैं एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट हमारा है, जैसे 1 सेकेंड वाला टाइम है ना, वहाँ से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये ऐसे आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर सकते हो या स्ट्रेट जैसे भी। इसी तरह से 1 सेकेंड पे जो पोजीशन है दैट इज 20 मीटर, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, या हम कह सकते हैं 20 मीटर वाली पोजीशन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया। अब क्योंकि अभी आप सीख रहे हो तो उसके लिए आप ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, चाहे ना ड्रॉ करो। आगे चल के आपको इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। आपके बुक में जो अभी दिखा रहा होगा ना डॉटेड लाइन बनी है, वो सिर्फ अभी आपको सिखाने के लिए है। आगे के ग्राफ्स में इस तरह से कोई डॉटेड लाइन वगैरह नहीं है। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हो आपको पॉइंट के साथ उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए हैं। ये भी जस्ट आपको समझाने के लिए है ताकि आपको पता रहे कि कौन सा पॉइंट कौन सा है। फाइनली जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ इस तरह से कोऑर्डिनेट्स लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आगे ग्राफ्स में आप देखोगे, जैसे यही देख लो 4.11C में कोऑर्डिनेट्स लिख के नहीं दिखाया है। अब इसके बाद है 2 सेकेंड 40 मीटर, तो 2 सेकेंड से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, 40 मीटर से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा पॉइंट है। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर आप अपनी बुक में देख सकते हो 3 सेकेंड पे 60 मीटर वाली पोजीशन है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर 3 से एक लाइन हमने ड्रॉ की। इसी तरह से 60 से एक लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ की, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा पॉइंट है। फिर इसी तरह से 4 सेकेंड और 80 सेकेंड ये पॉइंट आ गया। 5 सेकेंड और 100 मीटर ये एक पॉइंट आ गया। 6 सेकेंड पे जो पोजीशन है वो 120 मीटर है, तो दोनों लाइन जहाँ मिल रही हैं वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब एक बार पॉइंट हमको मिल गया तो जस्ट इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से आपको कनेक्ट कर देना है, तो ये ग्राफ बन गया। तो कैसे ड्रॉ करना है इसी के बारे में आपको यहाँ दिया है पॉइंट्स में, कि टेबल 4.3 में आपको शो कर रहा है कि टाइम 0 सेकेंड पे पोजीशन भी 0 मीटर है, तो पॉइंट जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा इस सेट वैल्यू का ग्राफ पे वो क्या होगा, ओरिजिन होगा, यानी 0,0। फिर 1 सेकेंड पे पोजीशन है 20 मीटर। इन वैल्यूज़ को मार्क करने के लिए आपको पॉइंट देखना होगा जो कि रिप्रेजेंट करे 1 सेकेंड एक्स एक्सेस पे। तो एक्स एक्सेस से 1 सेकेंड कहाँ है, ये है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस एट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो वाई एक्सेस के पैरेलल हो, यानी ये इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दो। फिर क्या करना है, देन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस फ्रॉम द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस 20 मीटर ऑन द वाई एक्सेस। फिर जो 20 मीटर वाली डिस्टेंस है, या आप ऐसे भी कह सकते हो 20 मीटर वाली पोजीशन, क्योंकि जब टाइम 0 सेकेंड है तो पोजीशन 0 मीटर है। तो अभी ऊपर हमने देखा था ना कि पोजीशन और डिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि पोजीशन और डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम होगा। तो चाहे आप कहो कि पोजीशन 20 मीटर या डिस्टेंस 20 मीटर,
क्योंकि पहले 0 मीटर पे था ना, अब 20 मीटर पहुंच गया, मतलब उसने 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो 20 मीटर वाले पॉइंट से, जो कि यहाँ पर आपको वाई एक्सेस से मिलेगा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सेस के पैरेलल हो, ये इस तरह से। द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट रिप्रेजेंट द पोजीशन 20 मीटर एट टाइम t = 1 सेकेंड ऑन द ग्राफ। अब जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट को जहाँ पर टाइम है 1 सेकेंड और पोजीशन 20 मीटर। मतलब ये जो पॉइंट मिलेगा वो 1 सेकेंड 20 मीटर वाला है। इसी तरीके से प्लॉट करो ग्राफ पेपर पे सारे ही पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू पोजीशन ऑन द व्हीकल एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। फिर 7th स्टेप है, वंस ऑल द पॉइंट्स आर प्लॉटेड कनेक्ट देम टू क्रिएट द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर व्हीकल्स मोशन। पॉइंट प्लॉट करने के बाद हमने क्या किया था, उसको कनेक्ट कर दिया था, तो ग्राफ बन गया। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन फॉर द डाटा गिवन इन टेबल 4.3। अब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब पॉइंट को हमने एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया, तो पूरा ग्राफ आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में यहाँ बना भी है कि ये जो पूरी लाइन आप देख रहे हो वो स्ट्रेट आ रही है कि नहीं। तो जो डाटा हमको 4.3 वाले टेबल में दिया था उससे ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो एक एग्जाम्पल था किस तरीके से पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सिमिलर प्रोसीजर कैन बी यूज टू प्लॉट द अदर ग्राफ्स विच यू विल बी लर्निंग अहेड। अब इसी के सिमिलर प्रोसीजर को हमको फॉलो करना होगा और भी ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए जिसको आगे आप पढ़ने वाले हो। अभी तो जस्ट हमने ये सीखा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। रेडी टू गो बियॉन्ड। द इंटरमीडिएट पॉइंट्स रिप्रेजेंट पॉसिबल वैल्यूज फॉर पोजीशन ऑफ व्हीकल एट इंटरमीडिएट टाइम्स। हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। कैसे ड्रॉ किया, हमको ये वाला पॉइंट पता था, ये पता था, ये सारे पॉइंट की वैल्यू हमको टेबल से मिल गई। हमने जस्ट एक स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट करके ग्राफ बना दिया। लेकिन ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यूज हमको दी थी, इसके अलावा भी तो पॉइंट्स हैं जो कि इन पॉइंट के बीच बीच में इसी लाइन पे पड़ेंगे। जैसे एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो इसी लाइन पे हैं। तो इससे पोजीशन की हमको वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो गिवन टाइम के इंटरमीडिएट में है, मतलब बीच बीच के जो टाइम है वहाँ पर है। अब इसका क्या मतलब, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। हमने स्केल मानी है कि 5 डिवीजन इक्वल है 1 सेकेंड के। यहाँ से अगर मैं एक डिवीजन की वैल्यू निकालूं कि एक डिवीजन कितने टाइम को शो कर रहा है, तो वो कैसे निकलेगा। 1 डिवीजन की वैल्यू चाहिए ना, तो 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/5 सेकेंड, जो कि होता है 0.2 सेकेंड। मतलब ये 0 वाली लाइन है जो 0 सेकेंड को शो कर रही है, उसके जस्ट बाद यानी एक डिवीजन बाद जो टाइम है वो 0.2 है, यानी एक डिवीजन 0.2 शो कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, 0.2 + 0.2 0.4, 0.6, 0.8 और फिर 1 आ गया। इसी तरह ये वाला पॉइंट क्या होगा 1.2, यानी 0.2 इंक्रीज हो रहा है एक एक डिवीजन के बाद। 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, इस तरह से वैल्यूज़ है। 1 सेकेंड पे क्या पोजीशन है, 2 सेकेंड पे, 3, 4, 5, 6 पे क्या पोजीशन है, ये तो हमको दिया हुआ है टेबल में। लेकिन इसके अलावा बीच में जो टाइम है उस पर क्या पोजीशन है, अगर हमको ये निकालना है तो कैसे करेंगे। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ ये वाले टाइम पे क्या पोजीशन है। अच्छा ये टाइम कितना है, ये 2 वाली लाइन है, 2.2, 2.4, मतलब ये जो लाइन है वो 2.4 सेकेंड वाली है। तो 2.4 सेकेंड पे क्या पोजीशन है, तो आपको जस्ट क्या करना होगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, जहाँ पर जाके ग्राफ पे टकराएगा वही हमारा पॉइंट है। अब ये पॉइंट हमको मिल गया जिसकी टाइम एक्सेस पे वैल्यू 2.4 है, तो इस टाइम पे पोजीशन क्या होगी, सीधे पोजीशन की तरफ जाएंगे, ये वाली पोजीशन। अब ये वाली पोजीशन क्या है वैसे निकालेंगे जैसे अभी हमने टाइम का निकाला। हमने ये माना था कि 5 डिवीजन इक्वल है 20 मीटर के, तो 1 डिवीजन इक्वल कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 4 मीटर के, यानी एक डिवीजन 4 मीटर को शो कर रहा है। तो ये है 40 मीटर वाली लाइन, ये कौन सी होगी 40 + 4 44, तो ये हो जाएगी 48 मीटर, क्योंकि 2 डिवीजन है ना, 1 डिवीजन 4 मीटर, तो 2 डिवीजन 8 मीटर। 40 के बाद 2 डिवीजन वाली जो लाइन है वो क्या होगी 48 मीटर। तो यहाँ से देखो बीच की वैल्यू हमको मिल गई कि 2.4 सेकेंड पे जो पोजीशन है वो होगी 48 मीटर। हालांकि ये टेबल में हमको नहीं दिया था, लेकिन फिर भी ग्राफ प्लॉट करने की वजह से बीच बीच की जो वैल्यूज़ है वो भी हमने निकाल ली। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट में आंसर करना, ये वाला जो टाइम है इस पर क्या पोजीशन है, इसी तरह से ये वाला जो टाइम है यहाँ पर क्या पोजीशन है, आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। दे आर करेक्ट इफ व्हीकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब ये जो बीच की वैल्यू हमने निकाली ये करेक्ट तब होगी जब जो व्हीकल है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तब, क्योंकि अगर मोशन कांस्टेंट स्पीड से होता है यानी यूनिफॉर्म मोशन, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, वहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। लेकिन अगर जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती तो उस केस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता, उस केस में ऐसे आप वैल्यूज़ नहीं निकाल पाओगे। अब यहाँ नोट पॉइंट है, रिमेंबर अ ग्राफ इज़ नॉट अ रूट मैप। अच्छा ये जो ग्राफ है ना वो कोई रूट मैप नहीं है, मतलब ग्राफ आपको ये नहीं शो कर रहा है कि हाँ गाड़ी कैसे जा रही, किस डायरेक्शन में किधर जा रही है। यानी ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया ये रूट नहीं है,
कि भैया जो गाड़ी है वो ऐसे गई है इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है। मतलब एक जो मैप होता है, जैसे आप गूगल मैप पे देखते हो, या जैसे ओला या उबर आप बुक करते हो, या कोई सामान आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया ब्लिंकिट जेप्टो वगैरह से, तो उसमें जो डिलीवरी पार्टनर होता है उसकी पोजीशन दिखाता है ना, वो किस रूट से आएगा वो भी दिखाता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होके आएगा ये। तो वो होता है रूट मैप, कि वो गाड़ी कहाँ कहाँ से आएगी, किस रोड से होते हुए, कहाँ से होते हुए वो पहुँचेगी आपके घर तक। ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है वो कोई रूट मैप नहीं है कि हाँ भैया गाड़ी ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है जो लाइन में ड्रॉ की है। इट डज नॉट शो द रूट बट हाउ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो फिर ये ग्राफ हमको क्या शो कर रहा है? तो भैया हमको ये शो कर रहा है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से ही पोजीशन और टाइम को मेजर कर रहे हैं, तो ओरिजिन के हिसाब से टाइम और पोजीशन कैसे चेंज हो रहे हो जस्ट हमको वो शो करता है। मतलब इस ग्राफ के अंदर हमको जस्ट वैल्यू शो हो रही है कि भैया किस टाइम पे क्या पोजीशन है, किस टाइम पे वो कहाँ पर है, लोकेशन नहीं शो कर रहा है। तो ये कोई रूट मैप नहीं है कि भैया इतने टाइम पे गाड़ी यहाँ पर थी, ऐसा नहीं है, बल्कि जस्ट पोजीशन की वैल्यू बता रहा है कि जब टाइम इतना हो रहा था तो वो इतनी पोजीशन पे था, मतलब ओरिजिन से इतनी दूर था, बस इतना पता है। किस डायरेक्शन में था, किधर था, ये सब हमको नहीं पता। अब आपने ग्राफ प्लॉट करना सीख लिया है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 4.5 फॉर अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड स्पीडिंग अप द डाटा फॉर पोजीशन एंड टाइम आर गिवन इन टेबल 4.4। एक गाड़ी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मतलब स्टार्टिंग में वो रुकी थी, जैसे हमने टाइम को स्टार्ट किया वो मूव करने लगी, एंड स्पीडिंग अप, और इसी के साथ साथ उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, यानी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उसकी स्पीड इंक्रीज होती चली जा रही है। तो उस गाड़ी की पोजीशन टाइम का डाटा आपको दिया है। प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। तो इस डाटा का यूज करके आपको पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए एकदम बेसिक से मैं आपको बताता हूँ कि एकदम स्टार्टिंग से कैसी सारी चीज़ें ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली एरो है ये एक्स एक्सिस है। इसी तरह से यहाँ से एक वर्टिकल एरो ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगी वाई एक्सिस। तो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई। अब एक्स एक्सिस पे हम टाइम की वैल्यू को मार्क कर देते हैं। तो यहाँ ऐसे लिख देना टाइम ब्रैकेट में एस, यानी सेकेंड्स में हमारा टाइम है, और इधर वाई एक्सिस पे पोजीशन मार्क कर देना मीटर में। अब टाइम और पोजीशन को मार्क करने से पहले हमको स्केल माननी होगी, तो ऐसे लिख देना स्केल। एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो यहाँ पर चलो हम 5 डिवीजन इक्वल, देखो यहाँ पर टाइम की जो वैल्यू है वो 2 सेकेंड के गैप पे दी है, 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो हम भी टाइम को 2 सेकेंड पे मार्क कर लेंगे। तो 5 डिवीजन इक्वल 2 सेकेंड। वाई एक्सिस पे पोजीशन है तो यहाँ भी 5 डिवीजन इक्वल। अब यहाँ क्या माने, अब पोजीशन की वैल्यू आप देख सकते हो हमको 0 मीटर से लेके 36 मीटर तक मार्क करनी है। तो 0 मीटर शो करना है, 1 मीटर, 4 मीटर, 9 मीटर, ये वैल्यूज़ आपको शो करनी है। तो एक काम करते हैं, अगर 1 डिवीजन इक्वल 1 मीटर हम मान लें तो उससे हम 1 मीटर, 4 मीटर, 9 मीटर, मतलब जो वैल्यूज़ दी है पोजीशन की वो मार्क कर सकते हैं, क्योंकि जितना मीटर मार्क करना होगा ओरिजिन से उतने डिवीजन पे वो वैल्यू आएगी। तो 5 डिवीजन इक्वल हम मान लेते हैं 5 मीटर। इसको आप कुछ और भी मान सकते हो, मतलब 2 डिवीजन इक्वल 1 मीटर मान लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो उस केस में 10 डिवीजन इक्वल हो जाएगा 5 मीटर के। तो स्केल अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर मैं वही स्केल ले रहा हूँ जो आपके बुक में दिया है, ताकि आप उससे रिलेट कर सको। बाकी स्केल अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अच्छा, ये जो हमने लिखा 5 डिवीजन इक्वल 5 मीटर, आप चाहो तो ऐसा लिख दो कि 1 डिवीजन इक्वल 1 मीटर, बात वही होगी ना, 5 डिवीजन इक्वल 5 मीटर, या हम कहें 1 डिवीजन इक्वल 1 मीटर। तो स्केल को आप कैसे भी शो कर सकते हो। अब वाई एक्सेस पे एक एक डिवीजन पे एक एक मीटर शो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने ये मान लिया कि 5 डिवीजन इक्वल 5 मीटर। तो यहाँ ओरिजिन से अगर हम चलें 1 2 3 4 5, तो ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगी 5 मीटर। मतलब बीच का हमने 1 2 3 4 ये नहीं दिखाया, क्योंकि उससे बहुत मिक्सअप हो जाएगा, आप नंबर्स लिख नहीं पाओगे। तो सिंप्लिसिटी के लिए और इसी के साथ साथ हमारा ग्राफ क्लीन दिखे, अच्छा दिखे, इसलिए हम 5 मीटर के गैप पे मार्किंग कर देते हैं, लेकिन उसी स्केल के हिसाब से जो हमने माना है कि 5 डिवीजन इक्वल 5 मीटर। तो 5 मीटर से ऊपर 5 डिवीजन अगर हम चलें तो ये 10 मीटर हो गया। इसी तरह से 5 डिवीजन पे आपको 5 मीटर के गैप पे नंबर्स लिखते जाने हैं, 20 20 + 5 25। तो पोजीशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 36 मीटर है, तो इसके ऊपर आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चाहो तो वाई एक्सिस को छोटा कर लो, ये यहाँ तक कर लो, क्योंकि इसके ऊपर वाई की वैल्यू हमको मार्क ही नहीं करनी है। अब टाइम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 डिवीजन इक्वल 2 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 डिवीजन हो गया।
तो 0, उसके बाद ये 2 सेकेंड हो गया। फिर अगले 5 डिवीजन के बाद 4 सेकेंड, मतलब हर 5 डिवीजन पे 2-2 सेकेंड आगे बढ़ते चले जाएंगे। 8, 10, 12, बस हमारी वैल्यूज़ यहीं तक है। अब चलिए पॉइंट मार्क करते हैं। तो पहला पॉइंट है 0 सेकेंड पे 0 मीटर वाली पोजीशन, यानी 0,0, तो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन पे आ जाएगा। अब इसके बाद है 2 सेकेंड 1 मीटर, तो 2 सेकेंड वाली लाइन ये है। 1 मीटर वाला हमने मार्क किया नहीं है, लेकिन 5 डिवीजन इक्वल 5 मीटर, मतलब 1 डिवीजन इक्वल 1 मीटर। तो 1 मीटर कहाँ आएगा? बिल्कुल ये वाली जो लाइन है वो 0 मीटर वाली लाइन है, उसके जस्ट एक डिवीजन बाद, मतलब यहाँ पर हमारा 1 मीटर होगा। तो ये वाली जो लाइन है वो 1 मीटर वाली है। अब ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा पॉइंट होगा, तो पॉइंट हमारा यहाँ होगा बिल्कुल। फिर उसके बाद 4 सेकेंड 4 मीटर, तो 4 सेकेंड वाली लाइन तो ये है। 4 मीटर कहाँ होगा? 5 मीटर वाली लाइन से जस्ट एक लाइन नीचे, मतलब एक डिवीजन कम। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, तो ये आ गया पॉइंट। फिर 6 सेकेंड 9 मीटर, तो 6 सेकेंड वाली लाइन ये है। 9 मीटर कहाँ होगा? 10 मीटर से एक डिवीजन नीचे, यानी 10 से जस्ट पहले ही 9 आएगा ना, तो ये जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा पॉइंट है। 8 सेकेंड 16 मीटर, 8 सेकेंड वाली लाइन ये है। 16 मीटर कहाँ होगा? 15 मीटर वाली लाइन के जस्ट एक ऊपर वाली जो लाइन है, तो ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। 10 सेकेंड 25 मीटर, तो 10 सेकेंड वाली लाइन ये जा रही है। 25 मीटर वाली लाइन ये जा रही है, जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट हो गया। फिर 12 सेकेंड पे पोजीशन हो गई 36 मीटर, तो 12 सेकेंड वाली लाइन ये है, और 35 के जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है वो 36 है, जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट्स आ चुके हैं। अब जस्ट इन पॉइंट्स को हमको कनेक्ट कर देना है, लेकिन कैसे कनेक्ट करेंगे? देखो, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं। तो क्या हम ऐसा करें कि अलग अलग लाइन ड्रॉ कर दें, ये ऐसे एक लाइन, फिर ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, फिर ये दो जो पॉइंट है उनको एक स्ट्रेट लाइन से, फिर इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से, इस तरह से, मतलब हर दो पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें। क्या ऐसा करें? तो ऐसा हम नहीं करेंगे, ये गलत होगा। कैसे ड्रॉ करना है? जब सारे पॉइंट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे ना आ रहे हों तो उस केस में हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। एक कर्व लाइन जो सारे पॉइंट से पास होके जा रही हो, ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि हर दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दो कि सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं तो हर दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें। नहीं, क्यों नहीं करेंगे अभी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अभी जस्ट आपको इन पॉइंट को कर्व लाइन से कनेक्ट कर लेना है। तो ये ऐसे आप कनेक्ट करना, मतलब इस तरह से स्मूथ कर्व बनेगा। अब यहाँ पर मैं पेन टैबलेट का यूज़ करके ड्रॉ करता हूँ तो उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाता, मतलब जितना अच्छा पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हो पेंसिल वगैरह का यूज़ करके, उतने अच्छे से पेन टैबलेट पे ड्रॉ नहीं होता। इसीलिए आप देखते हो अक्सर मेरी लाइन उतनी अच्छी नहीं होती। तो ऐसी एक कर्व लाइन से आपको पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेना है। आपका ग्राफ बन गया। अच्छा, ये जो ऊपर वाई है ना, इसको यहाँ नीचे ला दो। तो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ बन चुका है। अब इसको ड्रॉ करने में अक्सर गलती क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। स्केल ना लिखना। स्केल मान तो ली, मन में मान लिया, लिख के नहीं दिखाया। तो ग्राफ शीट पे आपके पास स्पेस है तो यहाँ पर आप स्केल लिख सकते हो। जनरली ग्राफ शीट पे ही लिख के दिखाया जाता है, नहीं तो प्लेन वाले साइड भी आप लिख सकते हो, मतलब जहाँ आपने क्वेश्चन नोट किया है उसके जस्ट नीचे, लेकिन स्केल लिखना ज़रूरी है। अब आपकी बुक में जिस ग्राफ शीट को यूज़ करके ग्राफ को ड्रॉ किया गया है वो उससे डिफरेंट है जो आमतौर से ग्राफ शीट यूज़ की जाती है। मतलब जो ग्राफ शीट है वो कई तरीके की आती है। जो आपकी बुक में ग्राफ शीट दी है उसमें आप देख सकते हो एक तो थिक वाली लाइंस हैं इस तरह से। तो अगर एक स्क्वायर उठा लूँ जो थिक लाइन से बना हुआ है, इसको आप अपनी बुक में देख सकते हो कि ये ऐसे ऐसे वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी थिक है, इसके बीच बीच में थोड़ी पतली लाइंस है। तो अगर इस तरह से एक स्क्वायर में उठा लूँ तो इसमें आप देख सकते हो हर रो में 5 छोटे स्क्वायर्स हैं। इसी तरह से कॉलम वाइज देखो तो 5 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। अब आमतौर से जो ग्राफ शीट यूज़ की जाती है या जो मार्केट वगैरह में मिलती है, स्कूल वगैरह के अंदर यूज़ होती है, उसमें एक स्क्वायर के अंदर रो वाइज या कॉलम वाइज आप देखोगे तो 10 छोटे स्क्वायर्स होते हैं। वहाँ पर जो बड़ा वाला स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर साइड लेंथ का होता है, मतलब लेंथ और ब्रेथ। तो उस केस में स्केल हम ऐसे मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल, जैसे आपने मान लिया 2 सेकेंड, या 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेकेंड। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर आपने अगर मान लिया 10 मीटर, तो उस केस में जो छोटे छोटे वाले डिवीजन है
उसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1 मीटर के। तो उस तरीके की ग्राफ शीट पे हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसको मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, जो कि मेरे नए वाले चैनल पे आएगी। मतलब इसी क्वेश्चन को वो वाली ग्राफ शीट जो आमतौर से हमारे पास होती है या मार्केट में जो मिलती है आसानी से, उस पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसकी वीडियो मैं नए वाले चैनल पे बना के अपलोड करूंगा। वहाँ पर स्केल भी मैं डिफरेंट दूंगा, तो उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नए वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। हाँ, तो इस तरह से हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। ये स्केल हमने मानी थी। अनलाइक फिगर 4.11c द पॉइंट्स डू नॉट फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो पॉइंट्स हैं वो कि स्ट्रेट लाइन पे फॉल नहीं कर रहे हैं। द पॉइंट्स कैन बी जॉइंड बाय अ कर्व एज शोन इन फिगर 4.12। तो ये वाली जो फिगर है इसमें आप देख सकते हो पॉइंट को एक कर्व लाइन से हम ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, कर्व लाइन से हम ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि सारे पॉइंट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसा तो कर सकते हैं कि हर 2 पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें। यानी जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इसको कनेक्ट करने का एक तरीका तो ये है कि एक स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके ऐसे कनेक्ट कर लो, या फिर कर्व लाइन आप ड्रॉ करो, यानी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो, या फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। तो इससे भी तो पॉइंट कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पर कर्व लाइन से ही हम पॉइंट को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका रीज़न मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार आप क्वेश्चन में देखो कि हमको क्या दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है कि एक व्हीकल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है एंड स्पीडिंग अप, और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। यानी यहाँ पर कैसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म, यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज हो रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा कि नहीं? तो ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ऊपर वाला जो हमने ड्रॉ किया था उसमें आप देख सकते हो, ये टेबल में आप देखो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल आपको दिया है, और हर एक सेकेंड में जो गाड़ी है वो 20 मीटर मूव कर रही है। 0 से 1 सेकेंड में 0 से 20 मीटर, 1 से 2 सेकेंड में 20 से 40 यानी 20 मीटर। फिर यहाँ एक सेकेंड में देखो 40 + 20 60, 60 + 20 80, 80 + 20 100, 100 + 20 120, यानी 1 सेकेंड का हमने टाइम इंटरवल लिया। तो उसी 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में हर बार हमको 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, यानी पोजीशन में चेंज देखने को मिल रहा है। तो इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है तो कैसा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ किया ये यूनिफॉर्म मोशन का है। तो कहीं पर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख जाए तो देखते ही आप बता दोगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। वहीं अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे मान लो ग्राफ जा रहा है या ऐसे जा रहा है, तो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। हाँ, तो बात कर लेते हैं कर्व लाइन का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। अब यही ग्राफ हम ले लेते हैं। अगर मान लो आपको 4 सेकेंड और 6 सेकेंड पे पोजीशन की क्या वैल्यू है ये ना दी होती, आपको जस्ट दिया होता कि भाई 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 1 मीटर है। फिर उसके बाद आपको दिया होता कि 8 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है 16 मीटर। तो ये दिया होता, इन 2 टाइम का आपको वैल्यू दी होती। और जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीडिंग अप यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो अगर आपको ये बता दिया जाए कि भैया जो मोशन हो रहा है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है, अब आपको ये 2 टाइम की वैल्यू दे दी, तो आपने 2 सेकेंड 1 मीटर वाली पोजीशन का जो पॉइंट है वो यहाँ पर ऐसे मार्क कर दिया। इसी तरह से 8 सेकेंड पे जो 16 मीटर वाली पोजीशन है वो वाला पॉइंट आपने यहाँ मार्क कर दिया। अभी इमेजिन करो ये जो ब्लू वाली लाइन है वो नहीं ड्रॉ है, आपने जस्ट 2 पॉइंट मार्क किए। अब आप सोच रहे हो कि यार इन 2 पॉइंट को हम कैसे कनेक्ट करें, स्ट्रेट लाइन से या कर्व लाइन से। तो आपको लगा कि यार इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया था, चलो इस बार भी ऐसा कर देते हैं। तो ऐसे आपने इन 2 पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ प्लॉट करने से बीच के जो टाइम्स हैं उसकी भी वैल्यू हम बता सकते हैं कि बीच में जो टाइम आ रहा है उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो अब यहाँ पर जो रेड कलर से स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की है इसको ग्राफ मानते हुए 4 सेकेंड और 6 सेकेंड पे क्या पोजीशन होगी ये आप निकालो। तो 4 सेकेंड पे हमको पोजीशन की वैल्यू चाहिए ना, तो 4 सेकेंड से बिल्कुल सीधा जाएंगे ग्राफ तक। ये पॉइंट हमको मिल गया, यानी यहाँ पर जो पोजीशन है 4 सेकेंड पे जो पोजीशन होगी वो 6 मीटर होगी। इसी तरह से अगर आपको 6 सेकेंड का निकालना है कि 6 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो 6 सेकेंड से सीधा हम ऊपर जाएंगे ग्राफ तक। तो ये पॉइंट हमको मिल गया। अब इस पॉइंट की पोजीशन पे वैल्यू क्या है देख सकते हो यहाँ पर, ये 11 मीटर। तो हमने जस्ट क्या किया, 2 सेकेंड और 8 सेकेंड की हमको वैल्यू दी थी, पॉइंट मार्क कर लिया
उसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया कि भाई हमको लग रहा है स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना चाहिए। अब ग्राफ बनने के बाद बीच के भी जो टाइम है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमने ग्राफ पे देख लिया कि 4 सेकेंड और 6 सेकेंड पे पोजीशन की क्या वैल्यू आ रही है। 4 सेकेंड पे 6 मीटर और 6 सेकेंड पे 11 मीटर आ रही है। अब ज़रा एक काम करो, हर 2 सेकेंड में पोजीशन कितना चेंज हुई ये निकालो। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, 2 सेकेंड पे पोजीशन थी 1 मीटर, 4 सेकेंड पे हो गई 6 मीटर, यानी 2 से 4 सेकेंड इसमें पोजीशन का चेंज कितना हुआ, 1 मीटर से 6 मीटर यानी 5 मीटर का। फिर इसी तरह से 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में पोजीशन कितना चेंज हुई भाई, 4 सेकेंड पे पोजीशन थी 6 मीटर, 6 सेकेंड पे हो गई 11 मीटर, तो 11 माइनस 6 पोजीशन का चेंज कितना हुआ, अगेन 5 मीटर। 6 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में पोजीशन कितना चेंज हुई, तो भाई 6 सेकेंड पे 11 मीटर और 8 सेकेंड पे आप देख सकते हो ये 16 मीटर, जो कि ऑलरेडी हमको दिया भी था। तो 16 माइनस 11 अगेन आ गया 5 मीटर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वही 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले रहे हैं, तो इन तीनों इक्वल टाइम इंटरवल में जो पोजीशन चेंज हो रही है वो भी इक्वल है। लेकिन इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किस में होती है, यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन क्वेश्चन में तो हमको दिया है कि स्पीडिंग अप हो रही है, गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये जो पॉइंट से हमने वैल्यू निकाली उससे तो ये आ रहा है कि भाई मोशन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब 4 सेकेंड और 6 सेकेंड वाला जो पॉइंट हमने मार्क किया है वो गलत है, वो वहाँ नहीं होना चाहिए। वो पॉइंट ऊपर या नीचे कहीं हो सकता है, लेकिन इस रेड वाली लाइन पे तो नहीं हो सकता। तो जब आप इन दोनों पॉइंट को यानी 4 सेकेंड और 6 सेकेंड वाला जो हमने पॉइंट मार्क किया उसको ऊपर ले जाओगे या नीचे ले जाओगे और फिर जब आप कनेक्ट करोगे तो ये जो रेड वाली स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो ऐसे नहीं बनेगी, क्योंकि अब इन चारों पॉइंट को आपको कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि स्पीडिंग अप हो रही है तो आप देख सकते हो जो पॉइंट है वो 2 यूनिट नीचे है। 4 सेकेंड पे जो पॉइंट है वो यहाँ ना होके यहाँ है। इसी तरह से 6 सेकेंड पे जो पॉइंट हमने यहाँ मार्क किया वो यहाँ नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ होगा। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी पोजीशन की 4 सेकेंड और 6 सेकेंड पे वो नीचे है जो हमने प्लॉट किया उससे, क्योंकि हमको बीच की वैल्यू पता नहीं थी। मतलब हम ये मान के चल रहे थे कि 4 सेकेंड और 6 सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो हमको नहीं पता। तो 2 और 8 सेकेंड वाले पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया, वहाँ से 4 और सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो हमने मार्क किया, तो पता चला यार ये तो गलत है, इससे तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। मतलब जहाँ पर हमने पॉइंट मार्क किया है वो वहाँ नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर या नीचे कहीं होना चाहिए। तो जैसे ओरिजिनल ग्राफ जो हमने प्लॉट किया था उसमें ये दोनों पॉइंट थोड़ा नीचे है। अब इसी तरह से ये जो पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं जैसे 2 और 4 सेकेंड वाला, इसको अगर स्ट्रेट लाइन से हम कनेक्ट करें तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम आएगी कि भाई 2 और 4 सेकेंड के बीच में यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी ना हो रहा है, गाड़ी तो स्पीड अप कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दोगे तो बीच के जो टाइम की वैल्यूज़ है, जैसे यहाँ पर जो टाइम हो रहा था, यहाँ जो टाइम है, यहाँ जो टाइम है, यहाँ जो वैल्यूज़ आपको मिलेगी उसके हिसाब से इसके बीच का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो मतलब आपको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट नहीं करना है। तो स्ट्रेट लाइन से ना कनेक्ट करो तो क्या करें, कर्व लाइन से। इसीलिए पूरा ग्राफ हमारा कर्व जा रहा है। अब ये चीज़ आपने समझ ली तो बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा हायर ग्रेड्स के लिए। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ये रीज़न आपके बुक में दिया भी नहीं है, आपसे रीज़न पूछा भी नहीं जाएगा कि क्यों कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। आपको जस्ट इतना याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन हो तो स्ट्रेट लाइन से हम पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि सारे जो पॉइंट होंगे वो स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो सारे पॉइंट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे। उस केस में पॉइंट को जो हम कनेक्ट करेंगे वो अलग अलग स्ट्रेट लाइन से नहीं करेंगे, बल्कि पूरे जो पॉइंट है वो एक कर्व लाइन पे आने चाहिए, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। नाउ दैट यू नो हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ फ्रॉम द डाटा गिवन फॉर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट अस लर्न टू इंटरप्रेट द ग्राफ्स। तो अभी हमने ग्राफ को प्लॉट करना सीख लिया। अब अगर हमको ड्रॉ करके दिया हो तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे समझेंगे, उसमें से कैसे वैल्यू निकालेंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल और नया वाला जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।